हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो हमने कितनी एनर्जी स्टोर होती है एक कैपेसिटर में वो निकाल ली थी। एनर्जी डेंसिटी भी हमने फाइंड आउट कर ली थी। उसके बाद हम लोग कर रहे थे एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना, कि सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी कितनी एनर्जी जो है स्टोर होगी। ठीक है, तो हमने सीरीज़ का निकाल लिया था। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, एन कैपेसिटर्स कनेक्ट किए थे तो उनका हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया था, है ना। उसके बाद हमने जो है, क्योंकि इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो सीरीज़ वाला होता है ना, उसमें चार्जेस तो रहते हैं सेम, वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होती है, हमें पता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, इसलिए हमने ये क्यू और सी में जो रिलेशन था ना एनर्जी का, वो वाला यूज़ किया है, क्योंकि हमने एनर्जी के 3 रिलेशन फाइंड आउट किए हैं। एक तो सी और बी में है, एक क्यू और बी में है, और एक क्यू और सी में है। ठीक है, तो हमें कौन सा चाहिए, क्यू और सी वाला, क्योंकि हमें सीरीज़ कैपेसिटेंस पता है इक्विवेलेंट का। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या पता है, हमें चार्ज पता है कि इक्वल होता है, इसलिए हमने ये वाला यूज़ किया। ठीक है, हमने फिर रख दिया इसको 1/CS की वैल्यू, और हमारे पास आ गया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सभी का सम होती है, मतलब इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी जो है हर एक कैपेसिटर्स का, जो भी जितने भी जोड़े हमने, एक जोड़े, दो जोड़े, तीन जोड़े, उनकी पोटेंशियल एनर्जी को सम कर दो तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाती है कि कितनी उनके कॉम्बिनेशन में स्टोर होगी। ठीक है, ये अपना काम कर चुके थे। आज हम जो है दूसरा वाला करेंगे, यानी कि फर्स्ट हो गया था। नंबर 2 है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। हालांकि मैं बता गई थी आपको करने के लिए, तो आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा और हो भी गया होगा कुछ बच्चों का। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें क्या होगा। देखो, हमें पता है कि जब कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज तो सेम होती है पर चार्जेस डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन सा वाला काम में लेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, हमें ये पता है कि वोल्टेज सेम होती है, तो हम कौन सा वाला लेंगे। ऑब्वियसली हम एनर्जी का वो वाला रिलेशन यूज़ करेंगे जो सी और वी में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर स्मॉल n capacitors are connected parallelly। ठीक है, their capacitances are C1 C2 डैश 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 और Cn। ये इनके कैपेसिटेंस है, किनके कैपेसिटर्स के, जो हमने पैरेलली कनेक्ट किए। ठीक है, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ऐसे केस में हमें पता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, सबको जोड़ करके आ जाता है सिंपली, C1 + C2 प्लस एंड सो ऑन Cn। इन सभी को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, किसका, पैरेलल का। ठीक है, इसको नंबर डाल दो आप, देखो इसको तो डाल देना आप नंबर 3, ये जो मेरा है ना आपका, ये वाला, इसको डालो आप 3। इसके बाद अपना इसी में चला लो, या इसके अलग सेपरेट इक्वेशंस डाल लो, ऐसा करो, इसकी सेपरेट डालो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, हम जानते हैं एनर्जी स्टोर, वी नो दैट ऐसे लिखो, वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage is same on each capacitor, ठीक है। सिंस एनर्जी, लेट दिस इज वी, ऐसे लिखना, लेट दिस इज वी, मतलब वो जो ईच कैपेसिटेंस पर आप इक्वल वोल्टेज बता रहे हो, वो इक्वल वोल्टेज कितनी है, वी है। ठीक है, तो हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय, कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन, U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, है ना। U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, ये हमने निकाला हुआ है ना, और एक था हाफ Q इंटू वी, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब देखो, देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन,
पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो मान लो आपने एन कैपेसिटर्स जैसे यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, तो सभी एन कैपेसिटर्स पर वोल्टेज तो वी ही होगी, लेकिन ये जो सी है उसकी जगह पर हम क्या काम लेंगे, सी पी, क्योंकि हम कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक कैपेसिटर नहीं है, बहुत सारे कैपेसिटर्स हमने कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलली। तो जो कैपेसिटेंस आप लिखोगे वो कौन सा लिखोगे, इक्विवेलेंट वाला लिखोगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर U इज इक्वस टू हाफ सी पी और वी स्क्वायर। सी पी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 1 को कहाँ रख दो, 2 में रख दो, यहाँ रख दो। तो U इज इक्वस टू कितना आ जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन Cn और साथ में वी स्क्वायर। खोल दो इसको, तो आपके पास U इज इक्वस टू कितना है, हाफ C1 वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 वी स्क्वायर, है ना, प्लस एंड सो ऑन हाफ Cn वी स्क्वायर। अब ये हाफ C1 वी स्क्वायर क्या है, U1 पहले की हो गई, जैसे U है हाफ सी वी स्क्वायर, तो पहले की कितनी हो गई, हाफ C1 वी स्क्वायर, दूसरे की कितनी हो गई, हाफ C2 वी स्क्वायर एंड सो ऑन। और तो इसमें भी क्या होता है कि जो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सभी की एनर्जी कैसे निकलेगी, सबकी इंडिविजुअल की सम करके निकलेगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि पैरेलल में हाफ सी वी स्क्वायर से निकलेगी और सीरीज में हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी से निकलेगी, ये ध्यान रखना। आप समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपके दोनों कॉम्बिनेशंस की एनर्जी का भी काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। पूरा ही टॉपिक लिख देती हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, सिंपल टॉपिक है ना, ध्यान से समझना, अच्छा टॉपिक है। चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, दो हम क्या लेकर के चलेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब पहले उनके ऊपर चार्जेस कुछ और है, ठीक है, फिर हमने उनके बीच में कुछ चेंजेस किए, उससे दोनों कैपेसिटर्स पर चार्जेस जो है अलग अलग हो गए। तो इस दौरान जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी वो भी हमें निकालनी है कि उस दौरान कैपेसिटर्स जब आपने कनेक्ट किए तो उनमें एनर्जी लॉस कितनी हुई। तो पहले तो हम देखेंगे कि कितना रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, फिर हम देखेंगे कितना एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो आप इसको समझो, मेरे पास दो कैपेसिटर्स है, जैसे एक ये कैपेसिटर है ना, कैसा कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, स्फेरिकल शेप का एक मेरे पास कैपेसिटर है, ठीक है, और एक मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है। पहले कैपेसिटर या कंडक्टर समझ लो, कैपेसिटर भी तो कंडक्टर ही होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया कि हमने टॉपिक क्या डाला, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है। और ये जो कंडक्टर है ये क्या है, कैपेसिटर्स ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारे पास पहला कैपेसिटर है या कंडक्टर है, इसकी रेडियस है R1 और दूसरे की है R2, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। इसका जो कैपेसिटेंस है ना वो है C1, है ना, और इसकी वोल्टेज है V1 पहले वाले की, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस है C2 और इस पर जो वोल्टेज है वो है V2, समझ में आ गई। इन दोनों पर हमने चार्जेस भी क्या दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, लेकिन कितना, Q1, ठीक है। इस पर भी मैंने पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, लेकिन कितना दे रखा है, Q2। समझ में आई कंडीशन, समझ में आई। मेरे पास दो कंडक्टर है, एक की रेडियस R1 है, दूसरे की R2 है, ठीक है। वोल्टेज इनकी V1 V2 है, कैपेसिटेंस इनकी C1 C2 है, और इन पर चार्जेस जो दिए हुए हैं वो है Q1 Q2, ठीक है। इनको मैंने क्या किया हुआ है, एक स्टैंड पर रखा हुआ है, ये स्टैंड रहा, ठीक है, ये लो, और इसको भी मैंने एक स्टैंड पर रखा हुआ है, ये लो। लेकिन ये स्टैंड कैसा है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है कि ये इस स्टैंड से हीट नहीं लेंगे, हीट या कोई भी चार्ज या कुछ भी नहीं लेंगे। ये कैसा स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड या आइसोलेटेड स्टैंड है, ये समझ में आ गई, ठीक है। इंसुलेटिंग है ये बिल्कुल, ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इनके चार्जेस पर इस स्टैंड का कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए हमने एक तरीके से ऐसी चीज़ ली है, ये ऐसे स्टैंड लिए हैं जिससे ये इस पर कोई इफेक्ट ना डाले, ना ये इस पर कोई इफेक्ट डाले, ठीक है। इनको मैंने क्या कर दिया, अब ये दोनों स्टैंड ऐसे खड़े तो नहीं रहेंगे ना, इनको कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए, ये लो, ये इनका प्लेटफॉर्म है जिस पर ये पूरा मैंने सेटअप किया हुआ है। समझ में आ गई बात आपको,
अभी फ़िलहाल मैंने इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट नहीं किया है। अभी ये शुरू वाली कंडीशन है, यानी कि ये हमारे पास फिगर ए हो गया। ये कब है? बिफोर जॉइनिंग विद द कंडक्टिंग वायर। अभी मैंने इनके बीच में कोई वायर कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। अभी ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि ये दोनों ही कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है। इनको मैंने अब की बार, इनकी रेडियस तो ठीक है वही R1 R2 है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अब की बार मैंने इनको क्या किया कि एक वायर से कनेक्ट कर दिया इनको, ये लो। लेकिन ये बहुत ही नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस का वायर है, इसका खुद का कोई कैपेसिटेंस नहीं है इस वायर का, बहुत ही नेग्लिजिबल। एक कंडक्टिंग वायर है बट नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस का ही कंडक्टिंग वायर से मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने से क्या हुआ कि इन पर जो चार्जेस है ना, वो तो Q1 है, और इस पर जो चार्ज है वो पहले कितना था, पहले इस पर Q1 इस पर Q2 था। लेकिन अब ये क्या करेंगे, वायर से कनेक्ट करने पर ये आपस में एक दूसरे को चार्जेस लेंगे और देंगे, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा। पहले जितना डिस्ट्रीब्यूशन था अब वो चेंज होगा। अब ये आपस में लेन देन करेंगे चार्जेस का, क्योंकि मैंने इनको वायर से कनेक्ट कर दिया, जिससे इस पर चार्ज हो जाता है Q1 डैश और इस पर कितना चार्ज हो जाता है Q2 डैश, मतलब चेंज हो गया चार्ज में। पहले ये जो जो कंडक्टर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं थे, तो कोई लेना देना नहीं था चार्ज का, अलग अलग चार्जेस है दोनों पर Q1 Q2। लेकिन मान लो इसके ऊपर पहले 5 गुलाम था, इसके ऊपर 10 गुलाम था। अब इसने क्या किया, 5 गुलाम, इसने थोड़ा सा चार्ज ले लिया, इसके ऊपर 6 गुलाम हो गया, इसने इसको थोड़ा सा दे दिया तो इसका थोड़ा सा बढ़ गया, सॉरी इसका थोड़ा सा कम हो गया, 9 हो गया, 9 गुलाम हो गया समझ लो। तो ये क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गए, मतलब चार्ज चेंज हो गए, कितने हो गए, Q1 डैश Q2 डैश। अब ये कब तक होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये तब तक होता है जब तक कि दोनों की वोल्टेज इक्वल ना हो जाए। समझ में आ गई, पहले दोनों की वोल्टेज अलग अलग थी, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किस पर डिपेंड कर रहा है, ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज इक्वल ना हो जाए। और दूसरी बात, चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, जहाँ हाई वोल्टेज होगी वहाँ से लो वोल्टेज की तरफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्म पानी से हीट ठंडे पानी की ओर ट्रांसफ़र होती है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से हीट कम टेम्परेचर वाले उसकी तरफ जाती है, पानी की तरफ जाती है, पता है ना आपको, ये पहले भी बताया मैंने आपको। उसी तरीके से चार्ज वहाँ से वहाँ जाएगा जहाँ पर हाई वोल्टेज होगी वहाँ से, और लो वोल्टेज होगी वहाँ पर जाएगा। अब वो मान के चलेंगे कि अब V1 ज़्यादा है V2 से या V2 ज़्यादा है V1 से, उस हिसाब से अपन लेकर के चलेंगे, ठीक है। अभी मैंने नहीं बताया कौन किससे कम है कौन किससे ज़्यादा है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ये दोनों आपस में एक वायर से कनेक्ट कर देने पर क्या करेंगे, आपस में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर से ये एक दूसरे से सेट होंगे, और ये क्या करेंगे, वोल्टेज का ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ से, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, कब तक, जब तक कि दोनों की वोल्टेज इक्वल नहीं हो जाती, ठीक है। कैपेसिटेंस अभी भी इसका तो है C1 और इसका है C2। समझ में आ गई बात आपको। फिर से ये एक स्टैंड पर वही सिस्टम तो वही अपना चल रहा है ना, ये मेरे पूरा एक सेटअप है, ये इसका स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, ये इसका स्टैंड है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो आपको सिचुएशन समझ में आनी चाहिए, टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर समझ में आई बात आपको। तो ये फिगर बी हो गया आपका, ये कब है, आफ्टर जॉइनिंग, आफ्टर जॉइनिंग विद द कंडक्टिंग वायर, ठीक है। ये तो बिफोर कंडक्टिंग वायर था, ये आफ्टर कंडक्टिंग वायर है। और इसकी भी आप बता दो ये कैसा वायर है ना, कंडक्टिंग वायर ऑफ नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस, ये भी आपका लिखना ज़रूरी है, कंडक्टिंग वायर ऑफ नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इस वायर का कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। समझ में आ गई बात आप सभी को। तो अब जो जो हमने यहाँ पे लिखा है, मतलब दिखाया है डायग्राम में, उसको अपन अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम, टू कंडक्टर्स of radius R1 and R2 are placed at insulating
स्टैंड, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिफोर जॉइनिंग दैम with a conductor, their voltages are V1 and V2, charges are Q1 and Q2, and capacitances are C1 and C2। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो ये तो कब की कंडीशन है, बिफोर जॉइनिंग दैम विद कंडक्टिंग वायर। आफ्टर जॉइनिंग की हम बाद में बात करेंगे, पहले बिफोर जॉइनिंग का हमने बता दिया, ठीक है। तो देयरफॉर Q1 कितना होगा, व्हाट इज द रिलेशन फॉर Q1 बिटवीन C एंड V, यही तो होगा पहले के लिए C1V1, क्योंकि हमें पता है Q इज इक्वस टू CV होता है कैपेसिटर के लिए, तो पहले के लिए Q1 इज इक्वस टू C1V1 और दूसरे के लिए Q2 इज इक्वस टू C2V2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, देयरफॉर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, Q इज इक्वस टू Q1 प्लस Q2, यानी कि कितना हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2, ठीक है। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 3। तो मतलब मैंने बिफोर दोनों को हमने जोड़ा किसी कंडक्टिंग वायर से, उससे पहले टोटल चार्ज मिलकर के कितना है वो हमने लिख दिया, समझ में आ गई। फिर हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो कि हमने जब इसको किसी वायर से नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस के वायर से कनेक्ट कर दिया तो इस पर क्या क्या इफेक्ट आया, क्या क्या चेंजेस आए, क्यों आए, क्या रिजल्ट आया, इसको अपन डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।